नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक दर्पण है, जिसमें हम अपनी अधूरी इच्छाओं, पछतावों और खोए हुए सपनों की परछाइयां देख सकते हैं। ये कहानी सिर्फ नोरा सीड की नहीं है, ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। द मिडनाइट लाइब्रेरी हमें एक ऐसी लाइब्रेरी में ले जाती है जो आधी रात के सन्नाटे में खुलती है। यह कोई आम लाइब्रेरी नहीं, बल्कि वो जगह है जहां नोरा को अपनी हर एक वो जिंदगी देखने को मिलती है जो वह जी सकती थी अगर उसने कभी कुछ अलग चुना होता। इस लाइब्रेरी में हजारों किताबें हैं और हर किताब में नोरा की एक अलग जिंदगी दर्ज है। सोचिए जरा, कैसा होता अगर आप ओलंपिक में हिस्सा लेते, या फिर एक मशहूर सिंगर बन जाते, या शायद आप उसी इंसान के साथ रहते जिससे आपने एक बार प्यार किया था। क्या वो जिंदगी बेहतर होती? क्या आप उसमें वाकई खुश होते? मैट हेग की ये किताब इस सवाल से हमें लगातार टकराती है। क्या परफेक्ट लाइफ वाकई होती है? लेकिन क्या हम अपनी किसी भी जिंदगी में पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं, या फिर हम हमेशा अगर ऐसा होता कि भूल भुलैया में उलझे रहते हैं? नोरा का सफर एक ऐसी यात्रा है जिसमें वो हर नए विकल्प के साथ खुद को खोती है और फिर धीरे धीरे खुद को पाती भी है। हर जिंदगी उसे कुछ सिखाती है और हर कहानी में वो थोड़ा थोड़ा बदलती जाती है। हम उसके साथ हंसते हैं, रोते हैं, सोचते हैं और शायद अपने भीतर झांकने लगते हैं। किताब की खूबी यह है कि यह जटिल फिलॉसफी को बहुत ही सादगी से समझाती है। लेखक ने बड़े ही कोमल शब्दों में उन भावनाओं को छुआ है जिन्हें हम अक्सर खुद से भी छिपा लेते हैं। डिप्रेशन, रिग्रेट, एंग्जाइटी, सेल्फ वर्थ, ये सिर्फ क्लिनिकल शब्द नहीं हैं, ये वो एहसास हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ सकते हैं। लेकिन वही एहसास अगर समझे जाएं तो इंसान को फिर से जोड़ भी सकते हैं। द मिडनाइट लाइब्रेरी एक रिमाइंडर है कि जिंदगी में हमेशा दूसरा मौका होता है, बस जरूरत है रुक कर देखने की और खुद को माफ कर देने की। क्योंकि कोई भी जिंदगी पूरी नहीं होती, लेकिन उसे जीने का तरीका हम खुद तय कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस जादुई उपन्यास की संपूर्ण समरी को हिंदी में बहुत ही भावनात्मक और आसान भाषा में पेश करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे यह कहानी सिर्फ पढ़ने लायक नहीं, महसूस करने लायक है। हम आपको ले चलेंगे उस लाइब्रेरी के गलियारों में जहां नोरा की तरह आप भी खुद से कुछ सवाल करेंगे और शायद कुछ जवाब भी पाएंगे। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर सोचते हैं काश मैंने वो किया होता, या काश मेरी जिंदगी कुछ और होती, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि शायद आपको ये जानना जरूरी है कि जो जिंदगी आपके पास है वही सबसे बड़ी संभावना है। वीडियो के अंत तक आप सिर्फ इस किताब को नहीं समझेंगे, आप शायद खुद को थोड़ा और अच्छे से समझने लगें, और यही तो किताबों की असली ताकत होती है। तो आइए साथ मिलकर खो जाते हैं द मिडनाइट लाइब्रेरी की उस दुनिया में जहां हर पन्ने पर एक नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। और शायद उस लाइब्रेरी से लौटते समय हम अपने साथ कुछ ऐसा ले आएं जो हमें अपने वर्तमान को अपनाने की हिम्मत दे सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसी किताबों की कहानियां आपके लिए लाते रहें। क्योंकि हर किताब, चैप्टर 1, अंधकार से मुलाकात। कभी कभी जिंदगी इतनी भारी हो जाती है कि इंसान को अपनी ही सांसें बोझ लगने लगती हैं। हर सुबह एक सजा जैसी लगती है और रातें ऐसी जैसे अंतहीन सन्नाटे में डूब जाना। कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी नोरा सीड, एक साधारण सी लड़की जिसकी जिंदगी अचानक उलझनों से भर गई थी। उसकी आंखों में अब कोई सपना नहीं बचा था और दिल में कोई उम्मीद। नोरा की जिंदगी मानो एक एक कर बिखर रही थी। उसकी प्यारी बिल्ली वोल्ट्स अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी नौकरी छिन चुकी थी। संगीत का सपना अधूरा रह गया था और वो तमाम रिश्ते जिनसे वो जुड़ी थी अब दूर हो चुके थे। अपने भाई से बात हुए हफ्तों बीत चुके थे और पुराने दोस्त भी अब अजनबी बन चुके थे। हर दिशा में उसे सिर्फ खालीपन, निराशा और पछतावा दिखता था। वो पल बेहद भारी था जब नोरा ने खुद से कह दिया कि अब कुछ भी बचा नहीं है, न कोई मकसद, न कोई चाह। वो हर उस सपने को याद कर रही थी जिसे कभी जिया नहीं, हर उस मौके को जिसे कभी अपनाया नहीं। काश, ये शब्द उसकी सोच में गूंज रहे थे। काश उसने तैराकी नहीं छोड़ी होती। काश उसने म्यूजिक बैंड के साथ जुड़ाव बनाए रखा होता। काश उसने डैन से रिश्ता निभाया होता। काश उसने महसूस किया कि जैसे उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह गया हो। हर याद अब एक बोझ बन गई थी। समय जैसे थम गया था।
और दुनिया एक बेरहम आईने की तरह उसे उसकी असफलताएं दिखा रही थी। डिप्रेशन ने उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगल लिया था। और फिर उस एक रात, जब सब कुछ बहुत गहरा और भारी हो गया, उसने खुद को समाप्त करने का निर्णय लिया। जीवन और मृत्यु के बीच के उस नाजुक लम्हे में वो कहीं और पहुंच गई, एक ऐसी जगह जो असली लगती थी लेकिन वैसी नहीं थी। एक सुनसान, रहस्यमयी जगह जहां हर दीवार किताबों से सजी हुई थी। नीली रोशनी में नहाई वो लाइब्रेरी नोरा को अजनबी सी लगी, लेकिन फिर भी जानी पहचानी। और वहां उसे मिली एक जानी पहचानी शख्सियत, मिसेस एल्म, उसकी स्कूल की पुरानी लाइब्रेरियन। मिसेस एल्म ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम टू द मिडनाइट लाइब्रेरी। और यहीं से नोरा की एक अलग यात्रा शुरू होती है, जीवन और मृत्यु के बीच की उस लाइब्रेरी में, जहां हर किताब एक वैकल्पिक जीवन की कहानी है। ऐसा जीवन जो वह जी सकती थी अगर उसने कभी अलग निर्णय लिया होता। यह जगह असल में नोरा के मन और आत्मा का विस्तार है, जहां उसके सारे पछतावे, सारी संभावनाएं, सारे व्हाट इफ्स किताबों की शक्ल में उसके सामने रखे हैं। लेकिन इस जगह तक पहुंचना आसान नहीं था। जो गहराई, जो दर्द उसे वहां तक लाया, वो कोई काल्पनिक चीज नहीं है। यह वही दर्द है जो हम सब ने किसी न किसी रूप में महसूस किया है। कभी अकेलेपन में, कभी असफलता में, कभी रिश्तों के टूटने में। वो भाव कि हम काफी नहीं हैं। That haunting thought, I am not enough। नोरा सीड का वो अंधेरा, उस रात की चुप्पी और वो टूटी हुई आत्मा हमारे समाज में हजारों लोगों की सच्चाई है। लेकिन शायद जैसे नोरा को एक मिडनाइट लाइब्रेरी मिली, वैसे ही हम सबके भीतर भी एक लाइब्रेरी है, जहां हर बंद किताब एक नई शुरुआत हो सकती है। उस एक लम्हे में जब नोरा ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया, उसने अनजाने में खुद को एक नए अनुभव के दरवाजे पर ला खड़ा किया, जहां उसे मौका मिला अपने फैसलों, अपने पछतावों और अपनी जिंदगी की फिर से समीक्षा करने का। क्योंकि शायद अंधकार ही वो दरवाजा है जिसके पार रोशनी होती है। चैप्टर 2, मिडनाइट लाइब्रेरी का द्वार। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी कुछ ऐसा घटता है जो हमें पूरी तरह बदल देता है। नोरा सीड के लिए भी वह पल आ चुका था। उसने तय कर लिया था कि वह अब और नहीं लड़ सकती, न अपनों से, न सपनों से और न खुद से। जिंदगी के हर मोड़ पर उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने गलत मोड़ लिया हो। और अब जब उसने अपने जीवन की डोर छोड़ दी, तो उसके आगे खुला एक द्वार। ऐसा द्वार जो न जिंदगी का था और न ही मौत का। एक पल पहले वह अंधकार में डूबी हुई थी और अगले पल वो एक रहस्यमयी जगह में थी। उसकी आंखें खुलती हैं और सामने है एक पुरानी, सदियों सी शांत लाइब्रेरी। लेकिन ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी। ये थी द मिडनाइट लाइब्रेरी। हर तरफ ऊंची अलमारियां, जिनमें हजारों, शायद लाखों किताबें रखी थीं। नीली रोशनी में चमकती ये किताबें जैसे सांस ले रही थीं। और उस ठहराव भरे मौन में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, तुम समय और मृत्यु के बीच की उस जगह पर हो जहां तुम्हें दोबारा सोचने का मौका मिलता है। वो थीं मिसेस एल्म, नोरा की स्कूल की पुरानी लाइब्रेरियन। वो वही थीं, लेकिन कुछ अलग भी, शांत, स्थिर और जैसे किसी रहस्य की पहरेदार। उनकी आंखों में वो ममता थी जो नोरा ने कभी स्कूल के दिनों में महसूस की थी, और उनके लहजे में वो अपनापन था जो आज की दुनिया में खो गया था। नोरा ने डर और हैरानी के बीच सवाल किया, मैं मरी नहीं? मिसेस एल्म मुस्कुराई, अभी नहीं, लेकिन तुम उस जगह पर हो जहां तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच की संभावनाएं मौजूद हैं। यह लाइब्रेरी एक पुल थी जहां नोरा को मौका मिलने वाला था कि वह हर वो जिंदगी जीकर देख सके जो कभी उसके फैसलों का हिस्सा नहीं बन पाई। एक वैकल्पिक संसार, एक मल्टीवर्स, जहां हर किताब उसके व्हाट इफ का जवाब थी। उसके सामने एक बुक ऑफ रिग्रेट्स रखी गई, एक भारी मोटी किताब जिसमें उसके सारे पछतावे दर्ज थे। उसे पलटना शुरू किया तो हर पन्ने पर एक टीस थी, उस दोस्त को कॉल न करना, उस रिश्ते को जाने देना, वो ऑडिशन मिस करना, तैराकी छोड़ देना, भाई से कट जाना। ये किताब बोझ थी, लेकिन यही किताब उसकी मिडनाइट लाइब्रेरी का दरवाजा भी थी। कभी सोचा है कि अगर हमारे पास ऐसा मौका हो कि हम अपनी किसी पुरानी गलती को बदल सकें, तो क्या हम वैसा ही करते जैसा हमने सोचा था, या क्या वो भी किसी नई उलझन का रूप ले लेती? नोरा अब उस जादुई अनुभव की दहलीज पर खड़ी थी जहां उसे हर एक संभावना के दरवाजे के पीछे की जिंदगी को जीने का अवसर मिलने वाला था। लेकिन यह आसान नहीं था। हर जिंदगी अपने साथ एक नया सवाल, एक नई चुनौती और एक नया आईना लेकर आने वाली थी।
और उससे पहले उसे खुद से एक गहरा सवाल पूछना था, क्या मैं जीना चाहती हूँ? यह कोई परिकथा नहीं थी। यह उस हर इंसान की कहानी थी जिसने कभी अपनी जिंदगी को अधूरा महसूस किया है। हम सभी कभी न कभी सोचते हैं, अगर मैंने वो नौकरी ली होती, या अगर मैंने उस इंसान को खोने न दिया होता, या अगर मैं कहीं और पैदा हुआ होता। ये लाइब्रेरी उसी चाह की प्रतीक थी। द मिडनाइट लाइब्रेरी का यह द्वार नोरा के लिए एक नई शुरुआत थी, एक प्रयोगशाला थी आत्मा की, जहां उसे खुद को दोबारा देखने और समझने का मौका मिलने वाला था। कितनी अजीब बात है ना, मौत के इतने पास पहुंचकर भी किसी को जिंदगी की सबसे अनमोल सीख मिल सकती है। कहते हैं ना, कभी कभी हमें खुद को पूरी तरह खोना पड़ता है ताकि हम फिर से खुद को पा सकें। नोरा अब उस तलाश की पहली सीढ़ी पर थी, और जो आगे आने वाला था वो सिर्फ रोमांच नहीं था, वो आत्मा का पुनर्जन्म था। अगर आप भी कभी उस दुविधा में फंसे हैं कि आपकी जिंदगी किसी और रास्ते पर जाती तो क्या होता, तो यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ नोरा की नहीं, आपकी भी है। चैप्टर 3, ओलंपियन नोरा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, अगर आपने बचपन का कोई शौक नहीं छोड़ा होता, अगर आपने उस एक सपने को पकड़ कर रखा होता, तो आज आप कौन होते? जिंदगी कितनी बदल जाती? शायद बेहतर होती, शायद नहीं। यही सवाल नोरा सीड के भीतर बार बार उठता रहा था, और अब उसे उसका जवाब मिलने वाला था। एक ऐसी दुनिया में जहां वो बन पाई थी जो उसने कभी बनने का सपना देखा था, एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। मिडनाइट लाइब्रेरी के गहरे नीले गलियारों में चलते हुए नोरा ने एक और किताब उठाई। यह एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। जब उसने उसे खोला तो पलक झपकते ही सब बदल गया। अब वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीचों बीच थी, आंखों में कैमरों की चमक, चारों ओर तालियों की गूंज, और उसके सामने रखे गए थे कुछ गोल्डन मेडल्स, चमकते हुए जीत के सबूत। उसने खुद को एक ग्लैमरस, आत्मविश्वासी और बेहद फिट एथलीट के रूप में पाया। नोरा सीड, द स्विमिंग चैंपियन ऑफ द नेशन। एक लड़की जिसने पानी से दोस्ती इतनी गहरी कर ली थी कि उसे अपने शरीर का विस्तार बना लिया था। लोगों की निगाहें उसकी एक झलक पर टिकी थीं, इंटरव्यू लेने वालों की कतार लगी थी, और सोशल मीडिया पर वह एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी। कुछ पल के लिए यह सब किसी जादू जैसा लगा। ये वही नोरा थी जिसने असल जिंदगी में तैराकी छोड़ दी थी, अपने पिता के दबाव, थकान और जीवन की उलझनों से हार मानकर। लेकिन यहाँ, इस दुनिया में, उसने वो रास्ता अपनाया था, और अब वह एक हीरो थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, नोरा ने महसूस किया कि यह चमकदार जिंदगी उतनी सुनहरी नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। हर दिन कड़ी मेहनत, कठोर डाइट, मीडिया की निगरानी, और एक अजीब सी मशीन जैसी रूटीन जहां कोई ठहराव नहीं, कोई निजी पल नहीं। हर मुस्कान कैमरे के लिए थी और हर आंसू छुपाने के लिए। सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब उसे पता चला कि उसका भाई जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा था, अब इस दुनिया में नहीं था। असल जिंदगी में जो से उसका रिश्ता टूटा था, लेकिन वो जिंदा था। पर इस वैकल्पिक जिंदगी में, जहां उसने तैराकी नहीं छोड़ी, वहां वो जो को खो चुकी थी। यह एहसास नोरा के दिल को चीर गया। क्या एक सपने को जिंदा रखने की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है? उसने अपने आसपास देखा, बेशुमार उपलब्धियां, दुनिया की पहचान, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिससे वो खुलकर बात कर सके, जिसे देखकर वो कह सके, आई एम ट्रूली हैप्पी। उसकी आंखें एक बार फिर अंदर की ओर मुड़ गईं। क्या यह वही जीवन था जिसे वो हमेशा चाहती थी? क्या सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस ही जिंदगी की अल्टीमेट पर्पस है? और अगर नहीं, तो वो किसे अच्छी जिंदगी कहेगी? ओलंपियन बनने की यह झलक नोरा को बहुत कुछ सिखा गई। उसे ये एहसास दिलाया कि हर चकाचौंध के पीछे एक अकेलापन भी होता है, और हर हासिल की हुई चीज की एक अनदेखी कीमत होती है। और सबसे बड़ी बात, एक सपने को जी लेना हमेशा सुकून नहीं देता, कभी कभी वह और ज्यादा खालीपन पैदा कर देता है। अब जब नोरा मिडनाइट लाइब्रेरी में लौटती है, तो उसके साथ एक और अनुभव है, एक और जिंदगी की कहानी, जो अधूरी नहीं रही, लेकिन पूरी होकर भी अधूरी ही लगी। हम सबके भीतर भी कहीं एक ओलंपियन नोरा होती है, जो कभी एक रास्ता नहीं पकड़ पाई और आज सोचती है काश। लेकिन क्या जरूरी है कि हर सपना जो पूरा नहीं हुआ वो पछतावा ही बने? या फिर क्या जरूरी है कि जो पूरा हो गया वही अल्टीमेट हैप्पीनेस लाए? द मिडनाइट लाइब्रेरी की ये झलक हमें यही सिखाती है कि जीवन की सार्थकता सिर्फ उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस संतुलन में है जहां हम खुद को खोए बिना जी सकें। तो अगली बार जब आप अपने किसी अधूरे सपने को याद करें,
तो खुद से पूछिए, क्या उस जिंदगी की कीमत वो सब कुछ थी जो आज आपके पास है? चैप्टर 4, रॉकस्टार की जिंदगी। कभी कभी हम उन फैसलों को याद करते हैं जो हमने नहीं लिए, उन रास्तों को जो अधूरे रह गए, उन ख्वाबों को जो कभी असल जिंदगी में ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं पा सके। नोरा सीड के भीतर भी ऐसा ही एक सपना था, संगीत का। उसका अपना बैंड था, उसकी आवाज थी, उसका जज्बा था। लेकिन समय, हालात और खुद पर यकीन की कमी ने उस राह को बंद कर दिया। और अब मिडनाइट लाइब्रेरी में खड़ी नोरा को मिला एक और मौका, उस जिंदगी को जीने का जिसमें उसने म्यूजिक को कभी अलविदा नहीं कहा। जब उसने वो किताब खोली तो अगले ही पल वो तेज लाइट्स, भीड़ की गूंज और गिटार की धुनों के बीच खड़ी थी। हर कोई उसका नाम पुकार रहा था, नोरा सीड। वो एक मशहूर रॉक स्टार थी और उसका बैंड द लैबिरिंथ अब एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका था। स्टेज की रोशनी में भीगती, माइक हाथ में लिए, नोरा के चारों ओर एक ऐसा जुनून था जो कभी सिर्फ उसके दिल में धड़कता था। उसके कपड़े, उसके स्टाइल, उसकी आवाज, सब कुछ उसे एक आइकॉन बना चुका था। वो वही लड़की थी जो कभी अपने कमरे में बैठकर गिटार बजाते हुए सोचती थी, क्या कभी मैं भी उस स्टेज पर गा पाऊंगी? और अब वो वहां थी। कहानी में अब वो दुनिया थी जहां लोग उसकी तारीफ में पागल थे। इंटरव्यूज की लाइन लगी थी और हर शो सोल्ड आउट। पैसे थे, नाम था, स्टेटस था। लेकिन धीरे धीरे जैसे परतें खुलती गईं, नोरा ने कुछ ऐसा महसूस किया जो लाइमलाइट की चकाचौंध में कहीं खो गया था। खालीपन और गहरा अकेलापन। उसके रिश्ते बनावटी थे, दोस्ती जरूरत पर टिके थे, और जो सबसे ज्यादा चुभा, उसका भाई जो इस बैंड का सह संस्थापक था, अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। उनकी आपसी दूरियां इतनी गहरी हो गई थीं कि अब सिर्फ साइलेंस ही बीच में बचा था। यह वही भाई था जिसके साथ असल जिंदगी में उसकी लड़ाइयां हुई थीं, लेकिन जो जिंदा था, जुड़ा हुआ था। और इस दुनिया में नाम कमाने के बदले वो रिश्ता कहीं खो गया था। हर रात के शो के बाद जब होटल का कमरा उसकी शरण बनता, तो वहां सिर्फ शोर की गूंज रह जाती, एक सक्सेस की परछाई, लेकिन कोई इंसानी आहट नहीं। नोरा ने महसूस किया कि वो गा रही थी, लेकिन उसकी आत्मा खामोश थी। उसने खुद से पूछा, क्या यह जिंदगी असल में मेरी है? कभी कभी जो सपना हम देखते हैं वो जब पूरा होता है तो पता चलता है कि हमने उसमें खुद को कहीं खो दिया। स्टेज पर जो तालियां बज रही थीं, वो शायद किसी और के लिए थीं, किसी ऐसी नोरा के लिए जो कैमरों के लिए मुस्कुरा सकती थी, जो हर दर्द को एक परफॉर्मेंस में बदल सकती थी, लेकिन जो सच में जी नहीं पा रही थी। और सबसे कड़वी बात यह थी कि नोरा को यह सब चुनना पड़ा था, एक और जिंदगी को छोड़कर। और फिर भी उसने अपने सबसे करीबी रिश्तों, अपनी मासूमियत और अपनी शांति को खो दिया। द रॉक स्टार लाइफ दिखने में एक फैंटेसी, जीने में एक कैद। वो जो स्टेज पर इतनी चमकदार लगती थी, बैक स्टेज अकेली बैठी थी। और उस अकेलेपन में एक सवाल फिर से गूंजा, क्या किसी भी वैकल्पिक जिंदगी में हम पूरी तरह खुश हो सकते हैं? या फिर हर जिंदगी की अपनी अपनी कीमत होती है, अपने नुकसान, अपनी अधूरी जगहें? नोरा सीड अब और भी गहराई से समझ रही थी कि जिंदगी की सार्थकता किसी एक सपने की पूर्ति में नहीं है। वो उस संतुलन में है जहां हम खुद को महसूस कर सकें, दूसरों से जुड़ सकें और भीतर से पूरी तरह जिंदा रह सकें। ये अनुभव, ये झलक नोरा को बहुत कुछ सिखा गई। उसने देखा कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर खड़े होने के बाद भी इंसान खुद से दूर हो सकता है। शायद इसलिए मिडनाइट लाइब्रेरी का हर दरवाजा उसे सिर्फ नई जिंदगी नहीं दे रहा था, वो उसे धीरे धीरे खुद की तरफ वापस भी ला रहा था। तो अगर आप कभी सोचें कि आपकी कोई अधूरी चाहत आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती, तो रुककर यह भी सोचिए कि क्या उस जिंदगी में आप वाकई खुद को पा पाते। चैप्टर 5, शादीशुदा जिंदगी और कैफे। कभी आपने सोचा है, अगर आपने उस इंसान को छोड़ने की बजाय उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया होता तो क्या होता? शायद एक छोटा सा घर, किसी पहाड़ी शहर में कैफे की खुशबू, सुबह की कॉफी और शाम को किसी अपने के साथ बैठकर दिन का सुकून बांटना। एक सादा मगर सुंदर जिंदगी। नोरा सीड भी एक बार फिर इसी ख्याल की तरफ लौटी जब मिडनाइट लाइब्रेरी की एक और किताब उसे उस जिंदगी के दरवाजे पर ले आई जहां उसने अपने पुराने मंगेतर डैन से रिश्ता तोड़ा नहीं था, बल्कि शादी कर ली थी। नोरा की आंखें खुलती हैं और सामने एक हल्की धूप से भरी रसोई है, लकड़ी की बनी टेबल जिस पर 2 कप कॉफी रखे हैं,
खिड़की के बाहर से आती ताजा हवा में केक और ब्रेड की खुशबू तैर रही है। उसने खुद को एक छोटे से शहर में पाया, जहां उसकी और डैन की एक छोटी सी कैफे थी। एक शांत घरेलू जिंदगी, कोई स्टेज नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, बस सुबह से शाम तक कॉफी बनाना, ग्राहकों से मुस्कुराकर बातें करना और फिर थककर डैन के साथ एक ही टेबल पर खाना खाना। कई बार हम ऐसी जिंदगी को ही आदर्श मान लेते हैं, जहां कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं हो, बस एक साथ बिताए गए सुकून के पल हों। और शुरू में नोरा को भी यही लगा कि शायद उसने यहाँ वो शांति पा ली है जिसकी उसे तलाश थी। डैन वैसा ही था जैसा वह उसे जानती थी, बातूनी, प्रैक्टिकल और अपनी दुनिया में मग्न। वह अब इस छोटे शहर का हिस्सा बन चुका था और इस रूटीन को ही सुखी जीवन समझता था। लेकिन कुछ ही दिनों में नोरा को उसके व्यवहार में अजीब सी अनदेखी महसूस होने लगी। वो बातें जो पहले आत्मीय लगती थीं, अब औपचारिक लगने लगीं। उनका रिश्ता जो बाहर से ठीक दिखता था, भीतर से कहीं फीका था। और कैफे जो शुरू में एक खूबसूरत सपना लगा था, धीरे धीरे एक बोझ जैसा महसूस होने लगा। नोरा ने महसूस किया कि डैन अब वैसा नहीं था जैसा वह सोचती थी। वह व्यस्त था, परेशान था और उसके पास नोरा के लिए वो जज्बा नहीं बचा था जिसे लेकर उन्होंने यह सब शुरू किया था। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब उसे एहसास हुआ कि डैन ने इस कैफे को बस एक बिजनेस की तरह देखा था, कोई सपना नहीं, कोई जुनून नहीं। यह रिश्ता जो कभी नोरा के दिल में एक अधूरी कहानी की तरह दर्ज था, अब सामने था, पूरा, सजीव और बेहद साधारण। और यह साधारणता जो शुरू में सुकून देती थी, अब अधूरापन बन चुकी थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने वाकई इस जिंदगी को कभी चाहा था, या बस उसकी कमी ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि यह सब कुछ हो सकता था। नोरा की आंखें अब उन छोटी छोटी दरारों को देखने लगी थीं, जो एक परफेक्ट लगती जिंदगी की दीवार में छुपी थीं। वो रिश्ता जो सिर्फ हो सकता था में सुंदर लगता था, जब असल बन गया तो उसमें भी वही रोजमर्रा की थकावट, वही अनकहे शब्द और वही भावनात्मक दूरी थी। उसे महसूस हुआ कि शायद डैन वो इंसान नहीं था जिसे वो अपने अंत तक के सफर में साथ देखना चाहती थी। कभी कभी हमारे मन में किसी की याद महज इसलिए खूबसूरत लगती है क्योंकि वह अधूरी होती है, और जब वही याद पूरी हो जाती है तो हम पाते हैं कि उसकी चमक दरअसल हमारी कल्पना का रंग थी, हकीकत का नहीं। इस दुनिया से लौटते हुए नोरा ने एक और जिंदगी को जीकर देखा, एक और पछतावे को सीने से अलग किया। अब वह थोड़ा और हल्की हो गई थी, उसका काश अब थोड़ा और कमजोर हो गया था। कई बार हम अपनी पुरानी जिंदगियों को रोमांटिसाइज कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो छूट गया वही सबसे अच्छा था, लेकिन जब कभी हमें उन जिंदगियों को जीकर देखने का मौका मिले तो शायद हम खुद से कहें, शुक्र है मैंने वो रास्ता नहीं चुना। नोरा सीड की यह यात्रा केवल किसी दूसरे विकल्प को जीने की नहीं थी, ये खुद को माफ करने की यात्रा थी, उन फैसलों को स्वीकार करने की यात्रा थी जो उसने लिए थे और जिनकी वजह से वो आज भी सांस ले रही थी, ये रही सीरी थी। तो अगर आपके दिल में भी कोई अधूरा रिश्ता है, कोई व्हाट इफ अब तक आपको सता रहा है, तो हो सकता है कि उसकी हकीकत वैसी ना हो जैसी आपने सोची है। चैप्टर 6, आर्किटिक एक्सप्लोरर। कभी कभी जिंदगी की सबसे ठंडी जगहें हमें सबसे गर्म सच्चाइयों से मिलवाती हैं, और कभी कभी हम खुद को पहचानने के लिए दुनिया के आखिरी सिरे तक चले जाते हैं। नोरा सीड की अगली जिंदगी कुछ ऐसी ही थी, बर्फीली, खामोश और एकदम अलग। एक ऐसी दुनिया जहां न तालियां थीं, न स्टेज, न रिश्तों की उलझन, बस बर्फ थी, सन्नाटा था और एक अंतहीन सफेद विस्तार। आर्कटिक। मिडनाइट लाइब्रेरी के एक और दरवाजे से गुजरते हुए नोरा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक मोटे जैकेट, भारी बूट्स और स्की गॉगल्स में पाती है। उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि चारों ओर सिर्फ बर्फ की चादर फैली हुई थी। लेकिन इस बार वो कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक आर्कटिक एक्सप्लोरर थी, एक वैज्ञानिक जो पृथ्वी के सबसे कठोर और सुनसान इलाकों में शोध कर रही थी। उसने देखा कि उसके साथ एक साथी वैज्ञानिक भी था, नाम था ह्यूगो। नोरा और ह्यूगो एक टीम के तौर पर ग्लेशियर के नीचे की परतों को जांच रहे थे, क्लाइमेट चेंज पर डेटा इकट्ठा कर रहे थे। यह काम दुनिया की भलाई के लिए था, मगर इस दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ भी। हर सुबह जब वो अपनी टेंट से निकलती तो सामने सफेद सन्नाटा होता, न पंछियों की आवाज, न ट्रैफिक का शोर, न इंसानों की हंसी, बस हवा का तीखा रुख और दूर दूर तक बर्फीला सूनापन। शुरू में नोरा को यह दुनिया एक रहस्य की तरह लगी, शांत, संतुलित और किसी भी डिस्ट्रैक्शन से मुक्त। कोई पछतावा नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं,
बस सर्वाइवल और साइंस। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह जगह भी उतनी ही डिमांडिंग थी जितनी बाकी जिंदगियां। यहाँ भी हर दिन चुनौती से भरा था। खाना सीमित था, नींद अधूरी, और मौसम कभी भी जानलेवा हो सकता था। फिर एक रात एक बर्फीला तूफान उठा, उनकी टेंट उड़ गई, और एक पल ऐसा आया जब नोरा और ह्यूगो दोनों जिंदगी और मौत के बीच अटक गए। उसी पल नोरा ने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई जीना चाहती हूँ? यह सवाल अब तक वो कई बार सुन चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार सवाल सिर्फ मन से नहीं, शरीर से भी पूछा जा रहा था। उस बर्फीले तूफान में जब वो जमीन पर पड़ी कांप रही थी, उसने अपने जीवन की एक और परत देखी, करेज की परत, जिसे वो खुद भूल चुकी थी। उस पल में उसने महसूस किया कि डर के बावजूद वह जीना चाहती है। जीने की चाहत में ही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई छुपी थी। और फिर तूफान थमा, नोरा बच गई। ह्यूगो ने उसकी मदद की, और उस रात दोनों ने गहरे सन्नाटे में एक और गहरी बात की, ऑल्टरनेट लाइव्स की। और यहीं उसे पता चलता है कि ह्यूगो भी एक वैकल्पिक जिंदगी से आया है, किसी और मिडनाइट लाइब्रेरी से। यह सुनकर नोरा चौंकती है। क्या वो अकेली नहीं थी? क्या ऐसे और भी लोग हैं जो खुद को समझने के लिए इन लाइब्रेरियों से गुजर रहे हैं? इस एहसास ने उसे और मजबूत किया। पहली बार उसे लगा कि वो इस यात्रा में अकेली नहीं है। और शायद असल जिंदगी में भी हम जितने अकेले महसूस करते हैं, उतने होते नहीं हैं। आर्कटिक की उस दुनिया में जहां सब कुछ ठंडा था, नोरा ने अपनी आत्मा में एक गर्माहट महसूस की, एक आग जो अब बुझी नहीं थी। उसे समझ में आ गया था कि सिर्फ शांत या अकेली जिंदगी ही समाधान नहीं है। जरूरी यह है कि जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो हमें भीतर से जिंदा महसूस कराए, चाहे वो संगीत हो, कोई रिश्ता हो, या खुद से लड़ पाने की ताकत। मिडनाइट लाइब्रेरी की यह यात्रा अब उसे केवल यह दिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी कि वो और क्या क्या हो सकती थी। ये उसे यह सिखा रही थी कि जो वो है, उसमें भी कितनी ताकत है। उसे ये महसूस होने लगा था कि वो एक बेहतर जिंदगी नहीं ढूंढ रही, वो खुद को ढूंढ रही है। और जब इंसान खुद को ढूंढ लेता है, तो पूरी दुनिया उसकी किताब बन जाती है। अगर आपने कभी खुद को इतना अकेला महसूस किया हो कि आपको अपनी ही आवाज अजनबी लगे, तो यकीन मानिए, आर्कटिक की ये कहानी आपकी भी है। लाइक कीजिए अगर आपने भी कभी खुद से लड़कर कुछ पाया हो, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नोरा की आखिरी जिंदगी अभी बाकी है, और शायद वो सबसे ज्यादा सच्ची हो। चैप्टर 7, सच्चा जीवन और स्वीकार्यता। कभी कभी हम इतने सारे काश में उलझ जाते हैं कि अपने अभी को देख ही नहीं पाते। हमारी आंखें उन जिंदगियों की ओर दौड़ती हैं जो हमने कभी जी नहीं, और दिल बार बार उन फैसलों की ओर लौटता है जिन्हें हमने कभी लिया ही नहीं। नोरा सीड की मिडनाइट लाइब्रेरी की यात्रा कई ऐसी संभावनाओं से भरी थी। कुछ चकाचौंध से लबरेज, कुछ दर्द से गुथी हुई, और कुछ दिल को चीर देने वाली। लेकिन आखिर में जब हर वैकल्पिक रास्ता उसने पार कर लिया, तब वो उस मोड़ पर पहुंची जहां कोई और विकल्प नहीं बचा था, सिवाय एक के, खुद को स्वीकार करने का। नोरा ने सैकड़ों जिंदगियां देखी, ओलंपियन बनी, रॉकस्टार बनी, प्रेमिका बनी, वैज्ञानिक बनी। हर बार उसने सोचा कि शायद अब उसे वो मिल जाएगा जो वो हमेशा चाहती थी, एक पर्पस, एक बिलोंगिंग, एक संतोष। लेकिन हर जिंदगी अपने साथ कोई ना कोई खालीपन लेकर आई। कोई रिश्ता टूटा मिला, कोई सपना खोखला निकला, कोई पहचान उससे मेल ही नहीं खाती थी। हर बार जब वो मिडनाइट लाइब्रेरी लौटी, वो थोड़ा और थकी हुई, लेकिन थोड़ा और जागरूक भी थी। और फिर वो पल आया जब लाइब्रेरी की किताबें एक एक कर गायब होने लगी, नीली रोशनी फीकी पड़ने लगी, और मिसेस एल्म का चेहरा भी अब शांति में ढलता जा रहा था। जैसे जैसे लाइब्रेरी खत्म हो रही थी, वैसे ही नोरा के भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था। एक स्वीकार्यता, एक मौन समझ, एक गहराई से निकली रोशनी। उसे अब यह समझ आ गया था कि जिंदगी किसी एक परफेक्ट विकल्प का नाम नहीं है, नहीं यह किसी सफल करियर या आदर्श रिश्ते की गारंटी देती है। जिंदगी उस पल की ईमानदारी है जब आप खुद को देखने से नहीं डरते, जब आप अपने दर्द को भी जगह देते हैं और अपनी खुशियों को भी, बिना शर्त। उसे याद आने लगे वो पल जो उसने अपनी असल जिंदगी में जिए थे। वो बच्चा जिसे उसने पियानो सिखाया था, वो बुजुर्ग पड़ोसी जिसे वो दवाई दिलाने ले गई थी, वो दोस्त जो एक बार उसे टूटे हुए हाल में मिला था और उसने उसका हाथ थामा था। ये सब छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन अब वो जानती थी इन्हीं में असल जिंदगी बसती है। उसने वो जिंदगी चुनी जिसे वो छोड़ने आई थी, और जब उसने ऐसा किया
तो कोई जादू नहीं हुआ, कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लेकिन एक बेहद सच्चा, बेहद मानवीय एहसास हुआ कि वो जीना चाहती है, न किसी और की तरह, न किसी और सपने की तरह, बस अपने जैसे। और फिर उसने आंखें खोली। वो अस्पताल में थी, उसकी धड़कनें धीमी थीं लेकिन चल रही थीं, और सबसे अहम बात, वो अब जीना चाहती थी। वो नौरा जो एक बार दुनिया से विदा लेने आई थी, अब उसी दुनिया में लौट चुकी थी, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर। उसे पता था कि फिर से बुरे दिन आएंगे, अकेलेपन की शामें होंगी, पछतावे फिर से रुठाएंगे, लेकिन अब उसके पास एक हथियार था जिसे उसने इन अनगिनत जिंदगियों से पाया था। स्वीकार्यता। स्वीकार करना कि आप अधूरे हैं, और उसी अधूरेपन में आपकी असली खूबसूरती है। द मिडनाइट लाइब्रेरी अब बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर जो लाइब्रेरी बनी थी वो हमेशा खुली रहने वाली थी। वहां हर किताब उसकी अपनी थी, और इस बार वो उन्हें पछतावे की तरह नहीं, अनुभव की तरह पढ़ने वाली थी। तो अगर आप भी कभी अपनी जिंदगी से निराश हो जाएं तो याद रखिए, आप में अनगिनत जिंदगियां हैं और हर जिंदगी में एक उम्मीद छुपी है। लाइक कीजिए अगर आपने कभी खुद को फिर से चुनने की हिम्मत की हो। कमेंट में बताइए वो एक पल जब आपने अपनी जिंदगी को स्वीकार किया, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी हो सकती है।